गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो दोनों एक पब्लिक टॉयलेट में थे। यहाँ पर जिन खुद को क्लीन करते हुए मैथ्यू से बोलता है कि मेरे पूरे क्लोथ खराब हो चुके हैं और मुझे थोड़ा अजीब भी फील हो रहा है। ये बोलते हुए वो सोचता है क्योंकि इस बार भी वो सब कुछ मेरी बर्दाश्त से काफी ज्यादा था। उनकी बॉडी मार्क से भरी हुई थी, स्पेशली उसकी नेक पर मैथ्यू ने उसे पार्ट किया था। पार्ट मार्क्स को देखते हुए मैथ्यू उसके क्लोज आकर अपनी फिंगर से वहां पर रब करते हुए जिन से पूछता है ये मार्क यहाँ कितनी देर तक रहेंगे। जिस पर जिन अपनी नेक से शर्ट सर पर करते हुए मिरर में अपनी बॉडी पर मौजूद मार्क देखकर सोचने लगता है, मुझे लगता है कि ये अभी भी अपने होश में नहीं है। चलो इस टाइम इसे जाने देता हूँ। वहाँ से जाते हुए बोलता है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये हल्के हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी के साथ भी ऐसा करोगे तो याद रखना ऐसे एरियाज पर मार्क नहीं छोड़ते जो कि नजर आते हैं। जिसे सुनकर मैं तो थोड़ा सैड होते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूँगा। मैथ्यू की ये बात सुनकर जिन स्माइल करते हुए बोलता है तुम अभी तो ये बोल रहे हो लेकिन बाद में ऐसा नहीं होगा। और फिर वो दोनों पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगते हैं। उसके पीछे पीछे चलते हुए उससे पूछता है कि तुमने बोला था कि तुम कुछ देर तक बिजी रहने वाले हो, तो तुम मेरा मॉडल बनने के लिए कब तक फ्री हो जाओगे। फिर जिन्नू से बोलता है कि तुम कुछ हफ्तों तक मुझे नहीं देख पाओगे। कि ये बात सुनकर मैथ्यू काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो चलते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उसे रोकने का ट्राई करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो अपना हाथ रोक लेता है और सोचता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं इस टाइम तुमसे क्या बोलूं। मेरे लिए मॉडलिंग करने के अलावा मेरे पास और कोई बहाना नहीं है जिसका यूज करके मैं तुम्हें अपने पास रख सकूं। और उसे अपने से दूर जाता देखते हुए सोचने लगता है कि इसी तरह से हमेशा तुम ही मुझे छोड़कर जाते हो और मैं हमेशा से बस तुम्हारा वेट करता आया हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। ये सोच ही रहा था कि इतने में जिन उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है तुम यहाँ रुक क्यों गए हो, कार में बैठो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इसके बाद हम उन्हें वापस आता देखते हैं जहाँ पर मैथ्यू काफी ज्यादा सीरियस था। वो बस चुपचाप बैठा हुआ था, जिसे देखकर जिन उससे पूछता है क्या तुम्हें अपने स्कल्पचर की फिक्र हो रही है कि मेरे बिजी रहने की वजह से वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस पर मैथ्यू बोलता है हाँ टाइम तो काफी कम है लेकिन अब मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ। इसे सुनकर जिन कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है तो क्यों ना तुम किसी और को ढूंढ लो। जिनके ऐसा बोलने पर मैथ्यू साइड आई से उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है, जिसके ऐसे देखने पर जिन उसकी तरफ देखकर सोचने लगता है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। इस पर मैथ्यू थोड़ा सैड होते हुए बोलता है नहीं वो बस तुम ही हो सकते हो। फिर जिन पूछता है कि तुम इस चीज को इतना इम्पोर्टेंट क्यों ले रहे हो। बेवकूफ बच्चे, तुम्हारे ऐसा कहने से तो मुझे और भी ज्यादा फिक्र होने लगी है। और फिर कोई सोचते हुए दोबारा से उससे पूछता है वैसे तुमने स्कल्पचर बनाना क्यों स्टार्ट किया था। फिर मैथ्यू कहता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया तो था। फिर जिन बोलता है याद आया क्योंकि तुम्हें एक रैबिट अच्छा लगता था। पेट्स दूर से ही देखने में अच्छे लगते हैं वरना वो तो बस गंदगी ही करते फिरते हैं। इसमें भला इतनी भी अच्छी बात क्या है। जिस पर मैथ्यू बोलता है कि असल में तो वो रैबिट स्कल्पचर मैंने क्ले से बनाया था, बस ऐसा नहीं था कि मैं उसे चाहता था और वो मुझे अच्छा लगा था, बल्कि वो मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा था। फिर जिन बोलता है वो तो एक रियल रैबिट भी नहीं था, तो क्या तुम एक क्ले वर्जन से ही सेटिस्फाई हो गए थे। जिस पर मैथ्यू स्माइल करते हुए बोलता है हाँ, और इसके अलावा जब मैंने स्कल्पचर पूरा किया तो उसके कुछ दिन बाद ही रियल रैबिट मर गया था। फिर जिन मैथ्यू की तरफ देखते हुए उससे पूछता है वो कैसे मरा। जिनकी ये बात सुनकर मैथ्यू अपनी पास की मेमोरीज को याद करने लगता है कि जब रैबिट मरा था तो एक बच्चा काफी ज्यादा गुस्से में उसकी शर्ट को पकड़कर खींचते हुए बोल रहा था ये तुमने किया है, तुमने इसी वजह से इसे मार दिया क्योंकि तुम जेलस थे, मैं तुम्हें इसे खेलने के लिए नहीं देता था, बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया है। जिस पर वो सोचता है कि उन सभी ने मुझ पर नाम लगाया था लेकिन उस टाइम मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाया था। इतने में वो स्टूडियो के पास पहुंच चुके थे जहां पर मैथ्यू बाहर देखते हुए जिन से बोलता है कि तुम मुझे यहाँ ड्रॉप कर सकते हो। जिस पर जिन काफी गौर से उसकी तरफ देखने लगता है लेकिन मैथ्यू तो डोर ओपन करके बाहर निकल जाता है कि मुझे राइड देने के लिए शुक्रिया, चलो ठीक है फिर बाद में मिलते हैं।
उसे ड्रॉप करने के बाद जिन वहाँ से चला जाता है। मैथ्यू वहाँ से जाने की बजाय रोड की एक साइड पर खड़ा बस उसे दूर जाते हुए देख रहा था। उसके बाद हम मैथ्यू को उसके स्टूडियो में देखते हैं जहाँ पर वो जिन की स्केचिंग कर रहा था। स्केच करते हुए वो सोचता है कि जब भी मैं अपनी आँख बंद करता हूँ तो तुम्हारे साथ गुजरा हर एक मोमेंट मुझे याद आने लगता है। पता नहीं अब मुझे और कितनी देर ऐसे ही बैठकर तुम्हारा वेट करना पड़ेगा। इस दफा वाली स्केचिंग पर उसने जिनकी नेक पर वही बर्ड मार्क्स भी बनाए थे और उसे अपनी फिंगर से रब करते हुए सोचता है, इस टाइम मैंने तुम्हारी बॉडी पर ये मार्क बनाया था तो थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम पूरे के पूरे मेरे हो, लेकिन जब तुमने ये बोला कि टाइम गुजरने के साथ साथ ये मार्क खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मेरे लिप्स ने तुम्हें कभी भी वहाँ टच किया ही ना हो। उस स्केच को अपने साथ लगाते हुए सोफे पर टिक लगाकर सोचता है, मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि वो ट्रेस कभी भी डिसअपीयर ना हो, ये प्रूव करने के लिए कि वो हमेशा मेरा ही रहेगा। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ जिनके स्केच फैले हुए थे। उसने जिनकी बॉडी को ऑलमोस्ट हर एंगल से ड्रा किया था। उसे छोटी से छोटी डिटेल भी याद थी। इसके बाद सीन चिन्हई कॉर्पोरेशन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर दो लेडीज आपस में बात कर रही थी। ब्लैक हेयर वाली लेडी बोलती है कि मैंने सुना कि इस टाइम डायरेक्टर खुद म्यूजियम का काम संभालने वाले हैं। दूसरी लेडी पूछती है लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले वाली लेडी बोलती है ऐसा काफी रेयर होता है, लेकिन कभी कभी वो खुद से बिजनेस हैंडल करते हैं। पर दूसरी लेडी बोलती है लेकिन हमारी कंपनी तो ज्यादातर उन्हीं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है जहाँ से इसे काफी ज्यादा फायदा हो, जैसे कि बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। इन म्यूजियम की कंस्ट्रक्शन का सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। पर पहले वाली लेडी बोलती है कि ये जरूर ही मैडम चेयरमैन की तरफ से ऑर्डर होगा, वरना उस तरह का गैंगस्टर कभी भी ऐसा नहीं करता। इस पर दूसरी लेडी बोलती है क्या गैंगस्टर जैसे कि माफियाज होते हैं। पर पहले वाली लेडी बोलती है तुम्हें इस बारे में ठीक से नहीं पता क्योंकि अभी तुम कंपनी में नहीं हो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं पहले से ही इस बारे में जानते हैं, लेकिन फिक्र मत करो, इसके अलावा यहाँ बाकी सब कुछ नॉर्मल ही है। देखा जाए तो चाहे वो एक गैंगस्टर है, लेकिन डायरेक्टर जिनके लुक्स सच में कमाल के हैं। ये बातें कर ही रही थी कि जिन भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ आते ही सबसे पहले अपने टीम मेंबर को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं जिन चैंगवू हूँ। में से ज्यादातर लोग तो पहले से ही मुझे जानते हैं, लेकिन तुम में से कुछ लोग नए भी हैं। अगले 3 हफ्तों तक कंटिन्यूसली काम करना है। ओवर टाइम के लिए मैं पहले ही आप सभी से माफी मांगता हूँ, लेकिन ये याद रखना कि अगर हमारा डिजाइन कंपटीशन में जीत जाता है तो आप सभी को बहुत बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। और स्माइल करते हुए उन्हें अच्छे से काम करने का बोलता है। हम देखते हैं कि उसकी नेक पर अभी भी बाइट मार्क्स नजर आ रहे थे। इसे देखकर तो लेडी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए आयशा से बोलती है ओह ये कितना ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। और पहले वाली लेडी चौंकते हुए पूछती है कि तुम क्या कह रही हो, ली क्या टेस्टी है। इस पर वो लेडी अपनी एक्साइटमेंट को हाइड करते हुए उससे बोलती है नहीं वो मैंने कहा कि इनका स्टाइल बहुत टेस्टफुल है। ये देखने के बाद तो मैं अब बिल्कुल काम करने के मूड में हूँ। हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि इस टाइम अपना एग्जाम दे रहा था, लेकिन अभी भी उसके माइंड में बस जिनका ही ख्याल था कि मैंने काफी हफ्तों से उसे नहीं देखा। इस वजह से मेरी लाइफ दोबारा से नॉर्मल हो चुकी है। क्लास खत्म करने के बाद मैं सीधा अपने काम पर जाता हूँ और वहाँ से कुछ पहले की तरह है, कुछ पीछे। मैथ्यू कैफे में काम कर रहा था तो वहाँ जिनके सबऑर्डिनेट्स आते हैं, जिन्हें देखकर मैथ्यू होपफुली उनकी तरफ देखने लगता है कि शायद जिन भी इनके साथ आया होगा, लेकिन हर बार वो बस अकेले ही थे। मैथ्यू को ये पता लगता रहता है कि जिन आजकल काफी ज्यादा बिजी है। जिनको याद करते हुए सोचने लगता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि दोबारा से ऐसे ही रोड पर मिलने के चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी मैं होप करता हूँ कि काश मैं उसे देख पाता। काम खत्म करने के बाद जब मैथ्यू वापस आने लगता है तो ओनर उससे बोलती है तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्या जाने से पहले तुम मेरे साथ टी पीना चाहोगे। इस पर मैथ्यू कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे अपनी एक और जॉब पर जाना है। जिसे सुनकर ओनर बोलती है क्या तुम एक और जॉब कर रहे हो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझे बोल सकते थे। जिस पर मैथ्यू बोलता है आप अच्छे से जानती हैं कि मैं कभी भी आपसे ऐसा नहीं बोलूंगा। इस पर ओनर उसके लिए वरीड होते हुए बोलती है कि इतना ज्यादा काम करने से तुम खुद को बीमार कर लोगे, अपना अच्छे से ख्याल रखा करो और खाना टाइम पर खाया करो। फिर मैथ्यू बोलता है मैं याद से थोड़ा बहुत खाना खा ही लेता हूँ। इसे सुनकर ओनर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या थोड़ा सा,
वो ये बोलती ही है कि इतने में शेंगची भी जल्दी से उसके पास आकर उसे पकड़कर बोलने लगता है, तुम्हारी ओनर बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे ही मील स्किप करने से तुम्हारे मसल्स छोटे हो जाएंगे। और साथ ही चलाकर बोलने लगता है, अगर ऐसा हुआ तो ये दोबारा कभी भी पहले जैसे नहीं होंगे। मैं योमबाल भी एक प्रोटीन बॉक्स निकाल कर मैथ्यू को देते हुए बोलता है कि प्लीज ये ले लो। इसे ऐसा करते देखकर मैथ्यू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जब वो वहाँ से जा रहा था तो वो तीनों ही उसे देखकर काफी ज्यादा सैड फील कर रहे थे। सेंगची तो रोने ही लगा था। वो रोते हुए बोलता है, स्ट्रगल करता देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मैथ्यू को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए सोच रहा था कि मैं बस उसके स्कल्पचर पर अच्छे से काम करना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यूसली काम करता रहा तो शायद तब भी मैं मटेरियल की कॉस्ट पूरी नहीं कर पाऊंगा। ये सोचते हुए वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो एक पर्सन के ऑफिस में जाते हुए उसे हेलो बोलता है, पर वो पर्सन मैथ्यू को देखकर स्माइल करते हुए बोलता है, ओह मैथ्यू ये तो तुम हो, काफी देर हो गई तुमसे मिले हुए, तुम यहाँ काम करने आए हो तो क्लासेस का क्या होगा। जिस पर मैथ्यू रिप्लाई करता है, क्लासेस खत्म करने के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ, 3 वीक्स तक मैं नाइट शिफ्ट में काम करना चाहता हूँ। और वो पर्सन बोलता है, तुम अच्छे टाइम पर आए हो, हमें पहले से ही लोगों की कमी थी। उसके बाद से मैथ्यू नाइट शिफ्ट में कंस्ट्रक्शन वर्क करने लगता है। उसके साथ वाले वर्कर्स तो नाइट शिफ्ट की वजह से काफ़ी परेशान थे कि नाइट शिफ्ट में काम करना बहुत मुश्किल है। मैथ्यू की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि उसे भी बोलो कि वो भी ब्रेक कर ले। जिस पर दूसरा पर्सन बोलता है कि इसे रहने दो, ये शुरू से ही ऐसा है, कभी भी ब्रेक नहीं लेता। तुम्हें पता है कि अगर तुम ब्रेक के टाइम पर भी काम करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि काम करने की वजह से स्वेट से भरा हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, ये सोचते हुए कि जितना जल्दी ये काम खत्म होगा उतनी जल्दी मैं इस कल्चर पर काम कर पाऊंगा। इस टाइम मेरे लिए बस यही चीज़ मैटर करती है। इतने में वहाँ बारिश होने लगती है, जिसे देखकर दूसरे वर्कर्स बोलते हैं, लगता है आज हम काम नहीं कर पाएंगे, सब कुछ समेट के घर चलते हैं। इस वजह से अब मैथ्यू को भी काम करना बंद करना पड़ता है। वो सैड होते हुए सोचने लगता है, हे मैं सारा दिन जितना मर्जी बिजी रह लूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा ही फील होता है कि टाइम गुजर ही नहीं रहा। दूसरी तरफ जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो हमेशा ही मुझे टाइम बहुत थोड़ा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्टूडियो में स्कल्पचर पर काम कर रहा था। इस टाइम वो हाथ का स्कल्पचर बना रहा था, जिसे टच करते हुए उसे ऐसा फील होता है कि जैसे इस टाइम वो जिनको ही टच कर रहा हो। वो अभी भी पूरी तरह से बारिश में भीगा हुआ था। वापस आते ही उसने काम स्टार्ट कर दिया था। वो जिनकी फेस को इमेजिन करते हुए सोचता है, जितना जल्दी हो सके मैं इस पीस को कंप्लीट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं बार बार उसके बारे में सोचने लगता हूँ। एक के बाद एक ख्याल आता ही जा रहा है और मेरी बॉडी हीटअप होती जा रही है। मैंने अपनी फीलिंग्स को रोकने का पूरा ट्राई किया है, लेकिन जब भी मैं उसकी बॉडी की वार्मथ के बारे में सोचता हूँ तो मेरी बॉडी भी खुद ब खुद रिएक्ट करने लगती है। मैंने कोल्ड शावर लेकर खुद को कूल डाउन करने का भी ट्राई कर लिया है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेने के बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर बिस्तर पर लेट जाता है और अपने फेस को तकिए में छुपाते हुए सोचता है, ये वर्ड बिल्कुल पहले जैसी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जहाँ पहले था मैं दोबारा वापस जा पाऊंगा। डांस कल्चर कंप्लीट करने के बाद मुझे उसका फीवर कम करने में हेल्प मिलेगी। बस बिल्कुल परफेक्टली और जल्द से जल्द इस पीस को कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपना बना लूँ, लेकिन जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। उसके साथ वो सब कुछ करने की वजह से ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में कोई ना कोई स्ट्रेंज चीज तो हुई है। और हमें बताता है कि इसी तरह से एक और रात मैंने जागते हुए गुजार ली। गाइस, आपको क्या लगता है कि किसी पर्सन के लिए इतना ज़्यादा पागलपन ठीक है या नहीं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।